हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं हूं रहनुमा, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूं हमारे चैनल हिस्ट्री विद रहनुमा में। एंड लास्ट वीडियो में मैंने सोर्सेज करा रही थी, यानी कि वेद कराए, वेदांग कराए, वेदांत कराए। वेदांत के अंदर ही हमने महाभारत किया एंड गीता किया। अब हम रामायण करेंगे। मैं टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर लें मेरे टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी। आज हम पढ़ेंगे रामायण। ये उस समय के एविडेंस हैं, उस समय की सोसाइटी के बारे में, उस समय की इकोनॉमी, उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में सारी चीज़ें हमें बताते हैं। कैसी चीज़ें चल रही थी, कैसी समाज कैसा था, इन सब चीज़ों से हम जान पाते हैं। कम टू द पॉइंट। तो फर्स्ट है हमारा रामायण। रामायण क्या है? ये भी एक महाकाव्य है। 7 कांड है, यानी कि इसके 7 चैप्टर हैं, इसलिए उनको उसके 7 चैप्टर हैं, तो चैप्टर्स लाइक कांड, ठीक है, कांड कहे हैं। ये रामायण की रचना है वाल्मीकि ने की है। एंड इनका ओरिजिनल नेम क्या था? रत्नाकर ओरिजिनल नेम था। ये पहले डाकू थे। रामायण का वास्तविक नाम है आदि महाकाव्य। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है, रामायण ना देखे कि आदि महाकाव्य की रचना किसने की है, तो आपको याद रखना है रचना वाल्मीकि ने की है। रामायण में क्या चीज़ें बताई? आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में बताया गया। जैसे कोई आइडियलिस्टिक होता है, हम उसको फॉलो करते हैं, उसी तरीके से आदर्श सोसाइटी, आदर्श समाज, आदर्श लोगों के आदर्श रूल रेगुलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में बताया गया। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पुराण। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पुराण कितने हैं, तो आपके पुराण है 18। पुराण मीन्स क्या होता है? ठीक है, ये एक धार्मिक ग्रंथ होते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं ये, ठीक है। और इनके अंदर मिलता क्या क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है, हिस्टोरिकल जितने भी इवेंट्स हुए उनका वर्णन मिलता है। कुछ पुराण हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आपको वो जानना बेहद ज़रूरी है। सो मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण के अंदर क्या चीज़ों का वर्णन मिलता है? सातवाहन राजवंशों का वर्णन मिलता है। जब मैं आपको आगे की हिस्ट्री जब कवर कराऊंगी मौर्यंस के बाद, तो मैं आपको सातवाहन कराऊंगी, उसके अंदर डिटेल से बताऊंगी। तो सातवाहन राजवंशों का एविडेंस मत्स्य पुराण में मिलता है। तो ये सातवाहन राजवंशों का जो एविडेंस है, बताते हैं कि उस समय के जो सातवाहन डायनेस्टी थी, कि कैसे कैसे कौन कौन से राजा आए, ठीक है, तो उनका रिटर्न एविडेंस मिल जाता है। ठीक है, विष्णु पुराण में क्या मिलता है? मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। एंड अशोक बहुत महाप्रतापी राजा था। ठीक है, लास्ट मौर्य वंश का जो शासक था वो बृहद्रथ था। ठीक, और वायु पुराण में क्या मिलता है? गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। गुप्त वंश, चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के अंदर इंपॉर्टेंट आपको याद ही होगा चंद्रगुप्त, इसके बाद समुद्रगुप्त वेरी इंपॉर्टेंट, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये इंपॉर्टेंट नाम है। इनका वर्णन वायु पुराण में मिलता है। वायु पुराण से कैसे रिलेटेड रख पाएंगे? जैसे कि वायु क्या है? वायु दिखाई नहीं देती, ठीक है, तो वायु क्या होती है? गुप्त होती है, दिखाई नहीं देती। तो वायु पुराण में गुप्त पुराण का वर्णन मिलता है। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, धर्मशास्त्र देख लेते हैं। धर्मशास्त्र क्या है? एक संहिता है, एक कोड है जो राजा को राज्य प्रशासन चलाने में निर्देशित करती है और नियंत्रित करती है। यानी कि राजा को अपना प्रशासन कैसे चलाना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, राजा को कितनी पावर का इस्तेमाल करना है, वो संहिता है, वो धर्मशास्त्र बताते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए धर्मशास्त्र कौन कौन से हैं आपको जानना ज़रूरी है। आपने सुना ही होगा मनु स्मृति, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दाय भाग स्मृति, ठीक है, मृताक्षर, ये इम्पॉर्टेंट है धर्मशास्त्र के अंदर। देवल स्मृति, नीति सार, कामंदक ने लिखी है नीति सार। तो क्या है? धर्मशास्त्र है, ये राजा को राज्य प्रशासन चलाने में मदद करती हैं और राजा पर कंट्रोल भी रखती हैं। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। एज पॉसिबल एज मैं उसे रिजॉल्व करूँगी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको बहुत 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 शार्पली इसको पढ़ना है, याद रखना है, कैसे भी। ठीक है, नेट जेआरएफ में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सीजीएल सीएचएसएल में आते ही आते हैं। ओवरऑल जितने भी एग्जाम्स होते हैं और हिस्ट्री का जिसके अंदर पोर्शन है, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेंगे। नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं, ठीक है, ये प्राचीन नाम है और ये इसके मॉडर्न नेम है। ठीक है, एम से डिनोट कर देती हूँ मॉडर्न। तो परुष्णी प्राचीन नाम है और इसको करंट में क्या कहा जाता है? रावी कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद कैसे रखेंगे? छोटी सी एक ट्रिक है, अगर आप याद रख सकते हैं, छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रख सकते हैं, तो आप याद रख लें। जैसे यहाँ पर रा है परुष्णी में और यहाँ पर भी रा है, ठीक है, तो परुष्णी रावी। सुतुद्री भी लिखा रहता है कहीं कहीं और सतुद्री भी लिखा रहता है। ठीक है, सा से
इसमें भी सा है और इसमें भी सा है, और इसके बाद भी ता है, इसके बाद भी ता है। तो सतलज, सतुद्री प्राचीन नाम, करेंट नाम सतलज। अस्किनी, ठीक है, तो अस्कनी इसका नाम है, इसको करेंट नेम इसका चिनाब या चिनाब दोनों लिखे रहेंगे इसका। तो आप याद कैसे रखेंगे कि अस्किनी का नाम ही चिनाब है, ठीक है। तो इसके अंदर भी ना है और इसके अंदर भी ना है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और तो चिनाब ऐसे याद रखना है, और याद तो करना ही पड़ेगा अगर प्रिपरेशन करनी है तो, चीज़ों से क्या घबराना है। वितस्ता है झेलम। हाइडेस्पीज का जो युद्ध हुआ है सिकंदर के साथ, जो युद्ध हुआ है वो झेलम नदी पर ही हुआ है, ठीक है। विपाशा, इसमें भी वाह है एंड इसमें भी वाह है, तो विपाशा से व्यास हो गया, ठीक है। गोमती, तो ये तो नॉर्मली याद रह जाएगा, गोमल। कुंभ या कुंभा, तो का से कुंभ, का से काबुल, ये भी याद रह जाएगा। सदानीर, सदानीर का मतलब होता है गंडक। कुमू का मतलब होता है कुर्रा। इंडस तो आपको पता ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया था हिंदी में, सिंध और इंग्लिश में इंडस, तो इंडस वैली से याद रखना है। सो होप सो आपको समझ आएगा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि 16 संस्कार में क्रम दे दिया जाएगा। स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ था क्वेश्चन, उसमें क्रम दे दिया गया था, उसमें कुछ संस्कार दे दिए गए थे और उसमें कहा था कि कौन से क्रम में है आपको बताना है। 16 संस्कार में पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान। फिटस होता है, भ्रूण होता है, जब माँ के अंदर प्रवेश कर जाता है तब उसका ये गर्भाधान संस्कार होता है, ठीक है। पुंसुवन का मतलब क्या होता है? सेकंड संस्कार। 3 मंथ कंप्लीट होगा तो उसमें क्या होगा, एक पूजा वूजा का आयोजन कराया जाएगा पुत्र की प्राप्ति के लिए, कि उसके लिए कौन सा संस्कार कराओ? पुंसुवन संस्कार कराओ। सीमांतोनयन का मतलब यह है कि जो भी बेबी है, जो भी यूट्रस में बेबी मतलब बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि मेंटली कोई डिसऑर्डर ना हो, इसलिए वो संस्कार कराया जाता है। जात क्रम का मतलब क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि बालक के समय उसको क्या दिया जाता है? आशीर्वाद दिया जाता है, ये जात क्रम संस्कार होता है। नामकरण तो सिंपल ही आपने मतलब सुना ही होगा, नामकरण होता है, बच्चे का नामकरण है, भाई सब जाते हैं, ठीक, तो नामकरण होता है। 11 संस्कार और पढ़ने हैं, तो आप अगर अंडरस्टैंड करते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाते हैं। निष्क्रमण का मतलब क्या होता है? 12वें दिन या 4 महीने के बीच में ये संस्कार कराया जाता है, जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है घर से, ठीक है, तो उस समय संस्कार कराया जाता है। अन्न प्रशासन का मतलब है जब पहली बार बच्चे को कुछ खिलाया जाता है तो उस समय संस्कार होता है ये। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चूड़ाक्रम का मतलब क्या होता है? 8वां संस्कार है ये। इसके अंदर क्या होता है कि 1 साल से 3 साल के बीच में जो बेबी होता है उसका मुंडन कराया जाता है, ठीक है। कर्ण भेदन का मतलब होता है कि जब कान में जो है ना, उस कान के अंदर कान छेदा जाता है, ठीक है। और 10वां जो संस्कार है विद्यारंभ, मतलब स्कूल के लिए भेजा जाता है। उपनयन का मतलब क्या होता है कि बालक ब्रह्मचर्य वाली अवस्था में आ गया है, इसके अंदर जनेऊ पुनाया जाता है और 3 धागे होते हैं, वो उपनयन होता है। वेदारंभ का मतलब होता है कि वेदों के लिए पढ़ने के लिए उसको भेजा जाता है। केशांत और गोदान का मतलब क्या होता है? पहली बार शेविंग कराते हैं, ठीक है, तो उसके लिए संस्कार होता है केशांत। उसके बाद क्या होता है? समावर्तन। जैसे ही पूरी विद्या कंप्लीट हो जाती है, वेद कंप्लीट कर लेता है, तो समावर्तन का संस्कार होता है। उसके बाद विवाह होता है और फाइनली जब अंत्येष्टि होती है, यानी कि डेथ हो जाती है उसकी, तो ये जन्म से पहले और मृत्यु तक 16 संस्कार चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब प्रमुख शब्द हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है आपका उर्वरा, यानी कि उर्वरा दे देगा कि उर्वरा किसे कहा गया है? तो जो उपजाऊ भूमि होती थी, फर्टाइल जो लैंड होता था, उसको उर्वरा कहा गया है। लांगल या सिर किसे कहा गया है? हल को कहा गया है, ठीक है। ब्रक का मतलब क्या होता है? बैल, बा से ब्रक, बा से बैल, ठीक है, बैल होता है। करीश प्रकृत क्या होता है? गोबर की खाद होती है, याद रखना है आपको। सीता क्या होता है? सीता होता है हल की बनी नालियाँ, जो हल खेतों में खींचा जाता है, ठीक है, तो उसके बीच में थोड़ा स्पेस आ जाता है, तो उनको कहा गया हल की बनी हुई नालियाँ, सीता कहा गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीता का क्या तात्पर्य, तो आपको बताना है हल की नालियाँ। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अवल या कूप का मतलब होता है कुआं, ठीक है। कीवाश का मतलब होता है हलवाहा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। उधर का मतलब होता है, उधर लिखा रहता है कहीं कहीं और उधर भी लिखा रहता है, तो अनाज मापने का पात्र, यानी कि जो यूटेंसिल होता है जिसके अंदर ग्रेन्स मापा जाता है, उधर वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तक्षण का मतलब होता है बढ़ई।
भिषद का मतलब होता है वैद्य। उस समय के जो डॉक्टर थे उनको वैद्य कहा गया है, और वैद्य नहीं कहते थे उस समय, भिषद कहते थे, ठीक है। तो भिषद का मीन्स जाता है वैद्य को। कुसीद का मतलब होता है ऋण लेने व बलि देने की प्रथा, ठीक है। जो हम कर्जा लेते हैं और जो बलि देने की जो प्रथा थी उसको कुसीद कहा गया। अनस का मतलब होता है बैलगाड़ी, ठीक है। सेनानी तो सेनापति होते हैं, और सूत का मतलब होता है राजा का सारथी, राजा के साथ जो रहता है वो। ग्रामीण का मतलब होता है गांव का मुखिया। भागदूत का मतलब होता है कर संग्रह करता, यानी कि टैक्स को कलेक्ट करने वाले को कहा जाता है भागदूत, यानी कि टैक्स कलेक्ट। उस समय तो डिजिटल नहीं था ना, तो भागदूत यानी भाग दौड़ के उसे गांव गांव जाके टैक्स कलेक्ट करना पड़ता होगा, इस वजह से भागदूत नाम दे दिया गया है। इसका मतलब होता है कर संग्रह करता, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। संग्रहिता का मतलब होता है कोषाध्यक्ष। अक्षावाप का मतलब होता है पासे के खेल में राजा के सहयोगी, यानी कि जो पासे का शतरंज का जो खेल होता है, जो भी राजा के सहयोगी होंगे, सपोर्टर होंगे, उनको अक्षावाप कहेंगे। श्रता का मतलब होता है प्रतिहारी। गोविकर्तन का मतलब होता है जंगल विभाग का प्रधान, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका जो प्रधान रहेगा वो क्या होगा, गोविकर्तन होगा। पालगल का मतलब होगा विदूषक, और महिषी का मतलब होगा मुख्य रानी। इम्पॉर्टेंट है ये, महिषी ही राजा की हेल्प करती थी सलाह वगैरह देने में, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इन शब्दों से आप समझ पा रहे हैं कि उस समय की ये चीज़ें उस सोसाइटी में विराजमान थी। पुरोहित का मतलब होता है धार्मिक कृत्य करने वाला, धार्मिक जो काम कर्म कांड करने वाला होता है वो होता है पुरोहित। युवराज का मतलब होता है राजकुमार। यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश होता है। आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, एंड मैं उसे रिजॉल्व करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।